चल। आज हम तो पढ़ेंगे लोड बैलेंसर के बारे में थोड़ा सा। लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर का यूज केस क्या है? ये आपका लोड को बैलेंस करता है। क्या करता है? लोड को बैलेंस करता है। कौन से लोड को बैलेंस करता है? बाहर से आने वाली ट्रैफिक। क्या करता है? बैलेंस करके रखता है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। बोलें, क्या बोल रहे हैं? ये क्या करता है? लोड को बैलेंस करता है। बाहर से आने वाली ट्रैफिक को बैलेंस करे। जैसे आपने एक मशीन लगाया, आपने इसमें कोई एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर की। अब आपने इसकी पब्लिक आईपी ली है। आपने इस पब्लिक आईपी की एंट्री डीएनएस में की और बाहर से यूजर्स आ रहे हैं, यहाँ तक पहुंच रहे हैं। कल को ऐसा होता है कि ये सर्वर क्रैश हो जाता है, खराब हो जाता है, या फिर इस सर्वर ये सर्वर जितना रिस्पॉन्स करना था, ये सर्वर को जितना रिस्पॉन्स करना था उसके अकॉर्डिंग इस पे लोड फुल हो चुकी है। तो फिर क्या करोगे आप? एक ही तरीका बचता है कि ये सर्वर कॉन्फ़िगरेशन हटाकर नई सर्वर लगाओ। तो जब ये सर्वर कॉन्फ़िगरेशन हटाओगे और नया सर्वर जब आप लगाओगे तो उसके बीच में डाउन टाइम आपको आ जाएगा। तो डाउन टाइम से को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, बाजू में एक और सर्वर कॉन्फ़िगर किया सेम कॉन्फ़िगरेशंस के साथ। फिर बाजू में एक और सर्वर क्रिएट किया सेम कॉन्फ़िगरेशंस के साथ। इनमें सेम एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर की। तो हमारे पास सर्वर तो तीन हो गए, लेकिन अपने यूजर्स को, अपने कस्टमर को कौन से सर्वर का, ठीक है, कौन से कस्टमर को कौन सा सर्वर आप दोगे। ठीक है, कौन से कस्टमर को कौन सा सर्वर आप दोगे। एक मिनट रुकना ना। जैसे
सॉरी। ठीक है, तो आपने सर्वर तो 3 लगा दिए, बट कस्टमर को कौन सा सर्वर का एड्रेस होगा? क्योंकि आपको नहीं पता ना कि कस्टमर कितने हैं। तो सिंगल एंड पॉइंट डिवाइस के लिए, सिंगल एंड पॉइंट कनेक्शंस के लिए हमने एक यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम रखा जो बाहर से आने वाले लोड को बैलेंस करने का काम करेगा। बैलेंस करने का मतलब, कोई भी ट्रैफिक पहले यहाँ आएगी और ये क्या करेगा, ये देखेगा बैकएंड में कितने मशीन लगे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देगा। क्या करेगा उसके अकॉर्डिंग वो, ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देगा। तो ट्रैफिक तो फॉरवर्ड कर देगा वो। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि इसके पास 3 ट्रैफिक आई तो एक एक सबको फॉरवर्ड कर देगा। 9 ट्रैफिक आई तो 3 3 ट्रैफिक सबको फॉरवर्ड कर देगा। कोई एप्लीकेशन है नहीं, आप जस्ट बाहर से आने वाली ट्रैफिक को लिसन करो, और लिसन करके जिस तरीके से पैरामीटर डिफाइन किया गया है, आप जस्ट बैकएंड फॉरवर्ड कर दो। क्या करो, बैकएंड में फॉरवर्ड करो। तो ये जो मशीन है, ये जो कंप्यूटर है, उसका काम हो गया लोड को बैलेंस कर रहा है। तो ये जो बैलेंसर का काम है, ये आप कोई कंप्यूटर के ऊपर भी कर सकते हो। आपने कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो बैलेंसिंग का काम करते हैं, जैसे एच ए प्रॉक्सी हो गया, एनजिनिक्स हो गया। ये सब सॉफ्टवेयर बेस्ड लोड बैलेंसर है, और उसके अंदर आपने सेटिंग कर दी। बट अगर हम एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं बैलेंसिंग करने के लिए, मानते हैं कि उसके अंदर कोई रिस्पॉन्स उतना होता नहीं है, बस फॉरवर्डिंग का काम है, तो फॉरवर्डिंग में उतना लोड आएगा नहीं। लेकिन कल को ऐसा भी हो सकता है कि वो फॉरवर्डिंग बहुत ज़्यादा लेवल पे हो जाए, तो हो सकता है उस मशीन पे भी लोड आ सकता है। तो जो बैलेंसिंग करने वाला डिवाइस था, उस पे ही लोड आ गया। तो धीरे धीरे फिर मार्केट में क्या हुआ, लोड बैलेंसर की सेपरेट डिवाइसेस कंपनियां बनाने लग गई, जैसे स्विच राउटर्स वगैरह होते हैं। फिर मार्केट में लोग उनको बाय कर कर इस्तेमाल करने लग गए बैलेंसर के लिए। बट उनके आने के बाद ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर बेस्ड लोड बैलेंसर काम में नहीं आ रहा, आज भी आता है, और अच्छे लेवल पे आता है। मतलब फिजिकल लोड बैलेंसर भी यूज होता है, सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर भी यूज होता है। अगर हम कंटेनाइजेशन टेक्नोलॉजी के साइड थोड़ा सा बात करें, तो इन साइड क्लस्टर के अंदर ट्रैफिक्स को बैलेंस करने के लिए आज भी सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर का इस्तेमाल होता है, और एक्सटर्नल ट्रैफिक के लिए फिजिकल लोड बैलेंसर का इस्तेमाल होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो लोड बैलेंसर आ गए तो सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर खत्म हो गए। फिर उसके बाद मार्केट में क्लाउड प्रोवाइडर आए, और वो अपने लोड बैलेंसर, अपनी खुद की लोड बैलेंसर की सर्विस देना उन्होंने स्टार्ट किया, और फिर कमिटमेंट किया कि हम जो लोड बैलेंसर आपको देंगे, हम जो लोड बैलेंसर की सर्विस आपको देंगे, इसके लिए आप मैन पावर डिपेंडेंट होने की आपको जरूरत नहीं है।
कभी ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इस लोड बैलेंसर पे लोड बढ़ गया तो क्या करेंगे। उन्होंने ऐसा लोड बैलेंसर आपको लाके दिया, इस तरीके से लोड बैलेंसर आपको लाके दिया, जैसे क्लाउड वाले अपनी हर एक सर्विस को कहते हैं कि स्केल है, स्केलेबिलिटी आपको मिलती है प्रॉपरली, कभी पे आप इसको स्केल स्केल डाउन कर सकते हो। तो ये लोड बैलेंसर की डिवाइस भी इनकी ऐसी है कि आप एक बार जस्ट क्रिएट करो और आपके लोड बैलेंसर में कितनी भी ट्रैफिक आ जाए, आपको लोड बैलेंसर पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो स्केल अप स्केल डाउन ऑटोमेटिक होता रहेगा। तो ये तो AWS का लोड बैलेंसर है, लेकिन अगर हम लोग देखें AWS लोड बैलेंसर में कितने टाइप के सर्विस दे रहा है। एक लोड बैलेंसर ये लोग आपको देते हैं, क्लासिक लोड बैलेंसर। क्या देते हैं? सुना है नाम, सुना होगा आप सबने नाम क्लासिक लोड बैलेंसर का। क्लासिक लोड बैलेंसर। एक लोड बैलेंसर ये लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। एक लोड बैलेंसर ये लोग आपको देते हैं, नेटवर्क लोड बैलेंसर। एक लोड बैलेंसर ये लोग आपको देते हैं, गेटवे लोड बैलेंसर। क्लासिक लोड बैलेंसर इनका ओल्डर वर्जन है। सबसे स्टार्टिंग में इन्होंने अपना क्लासिक लोड बैलेंसर लॉन्च किया था। उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर ला के दिया। तो क्लासिक लोड बैलेंसर आप अब पुराना हो चुका है, इसे यूज ना करें। बट इन्होंने अपने सर्विस से अभी रिमूव नहीं किया है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि कोई पुरानी कंपनी हो सकता है अगर इसे यूज कर रही हो और एकदम से हम इस सर्विस को हटा दें तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उन्होंने इसको हटाया नहीं है। जो मेन लोड बैलेंसर है वो एप्लीकेशन, नेटवर्क एंड गेटवे, ये। अगर हम लोग एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की बात करें तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वर्क करता है एच टी टी पी एंड HTTPS प्रोटोकॉल। नेटवर्क लोड बैलेंसर वर्क करता है TCP/UDP। गेटवे लोड बैलेंसर वर्क करता है फॉर द गेटवे पर्पस। बताता हूँ। तो कहीं पर भी अगर 3 टियर आर्किटेक्चर सेटअप होता है आपकी कंपनी में, तो फ्रंट एंड लोड बैलेंसर होगा एप्लीकेशन। फ्रंट एंड लोड बैलेंसर आपका होगा एप्लीकेशन। ALB, एप्लीकेशन लोड। बैक एंड लोड बैलेंसर जो होगा आपका, वो होगा आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर। NLB।
डेटाबेस में जो होगा वो होगा आपका एनएलपी। एनएलपी। समझ आ रही है? हाँ जी सर। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर किस पे काम करेगा? एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस। क्योंकि जो फ्रंट एंड ट्रैफिक है वो क्या होंगी आपकी? एच टी टी पी और एच टी टी पी एस बेस होंगी। फ्रंट एंड ट्रैफिक जो होंगी वो क्या होंगी? एच टी टी पी और एच टी टी पी एस बेस होंगी। जो बैकएंड की ट्रैफिक होती है वो एच टी टी पी एच टी टी पी एस बेस की जरूरत नहीं पड़ती है। वो डायरेक्ट किसी एक पर्टिकुलर पोर्ट पे काम कर रही होंगी। और डेटाबेस में भी आपका यही होगा। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर फंक्शंस बहुत होते हैं। जैसे राउटिंग्स के फंक्शन। इसके फंक्शन, राउटिंग के फंक्शन। इसके अंदर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर द एग्जांपल, ये जो सर्वर है, ये आपके पास नंबर ऑफ सर्वर्स हैं। ये आपके पास नंबर ऑफ सर्वर्स हैं। अब आपने क्या किया? ये दो सर्वर्स पे आपने डिफरेंट कंटेंट रखा। इन दो सर्वर पे डिफरेंट कंटेंट रखा। इन दो सर्वर पे आपने डिफरेंट कंटेंट रखा। इस पे डिफरेंट, इसमें डिफरेंट, इसमें डिफरेंट, इसमें डिफरेंट। अब कल को ऐसा होता है, इस पे मान लो आपने इमेज रखा है, इस पे आपने सॉन्ग रखा है, और इस पे आपने मूवीज रखी हैं। और आप अपने लोड बैलेंसर के आगे आपका डीएनएस है। और डीएनएस पे आपने एक एंट्री करके रखी है, www.xyz.com। अब आपने यहाँ पर सेटिंग ऐसी की है कि यूजर्स कोई भी यूजर अगर www.xyz.com लगाकर आता है, कोई भी यूजर्स अगर www.xyz.com लगाकर आता है, तो ट्रैफिक को, ऐसे दो सर्वर्स आपने और रखे हैं, और इन दो सर्वर के अंदर जो आपने एप्लीकेशन डिप्लॉय की है फ्रंट एंड की, वो डिफॉल्ट की है, डिफॉल्ट पेज। डिफॉल्ट पेज मतलब, जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ, मैंने यहाँ पे www.google.com लिखा। क्या लिखा? www.google.com। तो जब मैंने यहाँ पर www.google.com लिखा, तो गूगल कंपनी का डिफॉल्ट फ्रंट एंड पेज मेरे सामने ओपन हुआ है। क्या हुआ है? गूगल कंपनी का डिफॉल्ट फ्रंट एंड पेज मेरे सामने ओपन हुआ है।
समझ आ रही है? अगर मैं यहीं पर ऐसे कर दूं, mail.google.com, mail.google. तो देखो, अभी भी गूगल कंपनी का ही डोमेन यूज किया है, बस मैंने जस्ट एक होस्ट बदल दिया। क्या किया मैंने यहाँ पर? एक होस्ट चेंज किया बस। मेल खुल गया। अगर यहाँ पर मैं लिखूं मैप.गूगल.com, मैप खुल गया। अगर आप यहाँ जाएं और गूगल कंपनी का डिपार्टमेंट देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 25 है मेरे को दिख रहे हैं आप। कितने दिख रहे हैं? 20 से 25। बट इन सब के आगे लोड बैलेंसर एक ही है। तो ऐसे समझ लो, 20 25 ऐसे ग्रुप होंगे। इस तरीके से 20 25 ऐसे ग्रुप होंगे, और उन ग्रुप के अंदर क्या होगा? सर्वर्स होगा। उन ग्रुप के अंदर क्या होंगे? सर्वर्स होंगे। उन ग्रुप के अंदर सर्वर्स होंगे, और सर्वर्स के अंदर उससे रिलेटेड कंटेंट्स होंगे। जो ग्रुप्स के अंदर मैप होगा, तो उसके अंदर जो सर्वर्स रखा गया होगा, उसके अंदर मैप से रिलेटेड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करके डिप्लॉयमेंट की गई होगी, फ्रंट एंड। जो मेल वाला होगा, उसके अंदर जो सर्वर्स रखे हैं, उसके अंदर मेल से रिलेटेड एप्लीकेशन डेवलपर के थ्रू डेवलपमेंट करके डिप्लॉयमेंट की गई होगी। ऐसे यूट्यूब नाम का एक ग्रुप होगा उनका। क्या होगा? उनका एक यूट्यूब के नाम का एक ग्रुप होगा, और उसके अंदर जो सर्वर्स रखे होंगे, उसके अंदर यूट्यूब की एप्लीकेशन डेवलप करके वहां पर डिप्लॉय की गई होगी। ऐसे नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे। बट इन सब के आगे जो लोड बैलेंसर होगा, वो एक सिंगल लोड बैलेंसर, वो एक ही लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर को कैसे पता लगेगा कि कोई यूट्यूब जा रहा है तो यूट्यूब ग्रुप में भेजना है, कोई मेल जा रहा है तो मेल ग्रुप में भेजना है, कोई बंदा ये कर रहा है तो उसे इस ग्रुप में भेजना है? ये सारी चीजें लोड बैलेंसर के अंदर एक फंक्शन होता है, लिसनर नाम का। लिसनर का मतलब हो गया सुनना। तो लोड बैलेंसर के पास कोई भी ट्रैफिक आती है, सबसे पहले वो क्या करता है? सुनता है। क्या सुनता है? होस्ट क्या लग के आया है, होस्ट क्या लगा क्या है, होस्ट क्या है, होस्ट हो गया, पाथ हो गया, इनको सुनता है। अब उसने देखा कि अगर कोई youtube.google.com लगा के आ रहा है, तो लिसनर सुन चुका है कि अच्छा यूट्यूब लगा के आया है, और उसके लिसनर में डिफाइन कर दिया गया है कि अगर कोई यूट्यूब लगाकर आए होस्ट, तो उसे यूट्यूब ग्रुप के साइड भेज देना। कोई मेल लगाकर आए तो उसे मेल के साइड भेज देना, कोई जीमेल लगाकर आए तो जीमेल, कोई मैप लगाकर आए तो मैप। ये सारी चीजें लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करते टाइम आपको वन टाइम डिफाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? आपको वन टाइम डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग बैकएंड बनाया जाएगा। जैसे ये बैकएंड हो गया यूट्यूब वालों का, तो ऐसे ही एक बैकएंड होगा जीमेल वालों, ऐसे ही एक बैकएंड होगा मैप वालों का।
तो ये लोड बैलेंसर के पास यूट्यूब का होस्ट लगा गया था, यूट्यूब के साइड भेजेगा, यूट्यूब वाला बैकएंड यूट्यूब लोड बैलेंसर पे भेजेगा। और बैकएंड में जो एप्लीकेशन होगी वो आपको पता होगी एक पर्टिकुलर पोर्ट पे काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर कोई भी राउटिंग करने की जरूरत आपको नहीं पड़ रही, सिर्फ राउटिंग फ्रंट एंड पे करना पड़ रहा है। बैकएंड लोड बैलेंसर में आपको कोई राउटिंग नहीं करनी। समझ आ गई? ऐसे ही फिर हर एक डिपार्टमेंट का डेटाबेस अलग अलग होगा, यूट्यूब का अलग, उसका अलग। तो फ्रंट एंड में एक ही लोड बैलेंसर होगा, लेकिन बैक एंड में नंबर ऑफ लोड बैलेंसर होंगे, डेटाबेस में नंबर ऑफ लोड बैलेंसर होंगे। लेकिन अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से ज्यादा स्पीड आपको नेटवर्क लोड बैलेंसर देता है, क्योंकि उसमें राउटिंग फाउटिंग आपको करना नहीं है। उसमें आपको राउटिंग वगैरह कुछ नहीं करना। कंफर्म करो, समझ आया सबको? हाँ जी सर। समझ आया? नहीं आया तो बोल दो नहीं आया। सबको क्लियर है? हेलो। हम्म। सर, जो आपने बोला है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर फॉर फ्रंट एंड एंड बैकएंड के लिए एनएलबी रहेगा, हम्म। करेक्ट? हाँ। तो एक चीज और है इसमें फिर, इसके अकॉर्डिंग तो ये हुआ ना कि जो आपकी अगर बैकएंड का मॉड्यूल है, मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, तो हर एक मॉड्यूल का एक सेगमेंट बनाना पड़ेगा और उसके ऊपर एक लोड बैलेंसर रहेगा, हाँ करेक्ट? जी, हाँ जी। तभी वो काम करेगा, क्योंकि वो इस पे पाथ बेस का तो कोई कंसेप्ट आएगा नहीं फिर। हम्म। करेक्ट। करेक्ट। हाँ, बाकी इस चीज समझ में आ गई। क्लियर हो गया ना? दूसरी चीज, तो उतने मिलेंगे आपको देखने को, ठीक है, बड़े इन्वायरमेंट में। लेकिन अब कई बार इंटरव्यू में पूछते हैं कि नेटवर्क लोड बैलेंसर आपके एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से फास्ट क्यों होता है? नेटवर्क लोड बैलेंसर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से फास्ट क्यों होता है? क्योंकि नेटवर्क लोड बैलेंसर जस्ट टीसीपी यूडीपी में काम कर रहा है, उसके पास कोई फंक्शन नहीं होते उतना। उसको जिस पोर्ट के साथ बाइंड कर दो उसी पोर्ट में चलता है वो। इसलिए बैकएंड आपको फास्ट चाहिए होता है। हालांकि ये चीज आपको कभी देखने को भी नहीं मिलेगी, इतना फास्ट काम करता है कि आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा, बट जस्ट एक लॉजिक और इसके बैकएंड की चीजें मैं बता रहा हूँ।
इसलिए इन्होंने इस तरीके से डिजाइन भी किया है। लेकिन कई बार देखो क्या होता है, नेटवर्क लोड बैलेंसर अगर आप यूज करते हो, ठीक है, तो आपको नेटवर्क लोड बैलेंसर की स्टैटिक पब्लिक आईपी मिलती है, जो कि आपको एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की नहीं मिलती। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के केस में क्या है, आपको डीएनएस नेम मिलेगा, ओनली डीएनएस नेम। और उस डीएनएस नेम को आप क्या करते हो, अपने फ्रंट में जो डीएनएस है या कोई फायरवॉल है, वहां आप यूज करते हो फिर। बट कई सिनेरियो में ऐसा आ जाता है कि मान लो कोई एक ऐसी कंपनी है जो आपके इस लोड बैलेंसर को एक्सेस करना चाहते हैं फॉर द फ्रंट एंड ट्रैफिक या बैक एंड ट्रैफिक या जो भी है। तो उनका जो डिपार्टमेंट होता है, उनका जो इंडस्ट्री होता है, उनके जो नेटवर्क्स होते हैं, उस नेटवर्क में बहुत ज्यादा पॉलिसीज लगी हुई है कि बाहर से वे किसी की ट्रैफिक अलाउ नहीं करेंगे। बट आपकी कंपनी और उन कंपनी का कोलैबोरेशन हो चुका है, जो कि उनको आपका वेबसाइट एक्सेस करना है। बट जब वो अपने उनके एम्प्लॉय अपने लैपटॉप की में जाकर आपकी वेबसाइट हिट करते हैं, तो उनके फायरवॉल में ब्लॉक है, रूल अलाउ नहीं है। अब वो अपने डिपार्टमेंट वालों से बात करते हैं कि भाई इसको अलाउ करो, तो वो अपने फायरवॉल पे जाके अलाउ करने जब जाते हैं, तो जब वो लोग वहां पर अलाउ करने जाते हैं, तो वहां पे पता लगता है कि अलाउ करने के लिए एड्रेस चाहिए, एड्रेस में आईपी चाहिए। अब आप अपना एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का आईपी तो आपको मिलता नहीं है, स्टैटिक आईपी, तो आप कैसे दोगे, उन्हें आईपी रिक्वायर्ड है अलाउ करने के लिए। हालांकि आप पिंग पुंग करके कोई आईपी निकाल लेते हो, उसे दे भी देते हो, बट वो स्टैटिक नहीं है, क्योंकि एडब्ल्यूएस आपको खुद कहता है अपने डॉक्यूमेंटेशन में कि जो आईपी मिल रही है वो डायनेमिक है, कभी भी बदल सकती है। तो स्टैटिक एड्रेस आपको नेम दे इसलिए दिया जाता है कि आप जो भी कम्युनिकेशन करना हो नेम के साथ आप करो, आईपी नहीं मिल रहा, आईपी आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा। अब आप क्या करो। तो इस केस में आपके पास दो ऑप्शन है कि फिर आप या तो अब आप क्या करो, अपना सॉफ्टवेयर बेस्ड लोड बैलेंसर का इस्तेमाल करो। क्या करो, सॉफ्टवेयर बेस्ड लोड बैलेंसर का इस्तेमाल करो। और एक मशीन लो, उसमें सॉफ्टवेयर बेस्ड लोड बैलेंसर डालो, उसमें स्टैटिक पब्लिक आईपी डालो, और इस लोड बैलेंसर का एड्रेस उसके साथ मैप्ड करो, और उसका एड्रेस फिर आप आगे डीएनएस में मैप्ड करो, और उसका स्टैटिक पब्लिक आईपी आप उन्हें दे दो और बोलो ये रहा हमारा स्टैटिक आईपी, आप इसके थ्रू अलाउ कर। लेकिन वो सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर है, तो उसकी भी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी फिर तो फिर एडब्ल्यूएस आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन में, अपने प्रेजेंटेशंस में उन्होंने लॉन्च किया
कि ऐसी सिनारियों में आप हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसर का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रंट एंड के लिए। क्या कर सकते हैं? हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब कंपनी क्या करती है? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के फ्रंट में नेटवर्क लोड बैलेंसर रखती है। क्या करती है? एनएलबी रखेगी, क्योंकि एनएलबी की स्टैटिक पब्लिक आईपी आपको मिलती है और एनएलबी की एंट्री डीएनएस में होती है। तो कोई भी बंदा अगर www.xyz.com हिट करता है तो ट्रैफिक डीएनएस पे आती है, डीएनएस से एनएलबी पे। अब एनएलबी इतनी फास्ट होती है कि आप रख भी दो टॉप लेयर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद एनएलबी के अंदर हमने बताया कि आपके पास आने वाली ट्रैफिक को आप एएलबी पे भेजिए, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे जब ट्रैफिक आ गई तो अब ये अपनी राउटिंग फंक्शन जो करना होगा, ट्रैफिक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होना होगा, वो यहाँ पे होगी जो पैसे पहले हो रही। कि अच्छा, यूट्यूब वाला तो यूट्यूब के साइड जाए, जीमेल वाला तो जीमेल के साइड जाए, मैप वाला तो मैप के साइड जाए, वो यहाँ होगी। फिर वहां से फिर अपना ही बैकएंड में आएगी। फिर आप वो थर्ड कंपनी जिसको स्टैटिक आईपी चाहिए था, तो आपने एनएलबी की स्टैटिक आईपी उठा के उसे दी। अब वो अपने उसके अंदर वाइट लिस्टेड कर। समझ आई सर? क्लियर है? कंफर्म करो। हाँ जी, सिनेरियो समझ आया? यस सर। तो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे AWS ने जो अपना सिनेरियो लॉन्च करके दिया वो ये है, इस तरीके से चलता है। अब जरूरी नहीं कि हर कंपनी रखे नेटवर्क लोड बैलेंसर को फ्रंट में। अब बात करते हैं। तो नेटवर्क लोड बैलेंसर पता लग गया, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पता लग गया, कहाँ क्या कब क्या यूज होगा। अब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में सर्टिफिकेट वगैरह वहीं लगा दोगे आप, SSL सर्टिफिकेट, कनेक्शन टर्मिनेशन वगैरह सब वहीं करा लो आप। अब थोड़ा बात करें गेटवे लोड बैलेंसर का क्या यूज केस है। अगर गेटवे लोड बैलेंसर की बात करें तो गेटवे लोड बैलेंसर को बेसिकली इन्होंने लॉन्च किया है कि कोई सर्विस कोई सर्विसेज अगर आप ऑन प्रमाइसेस पे पड़ी हुई है। कहाँ पड़ी हुई है? कोई सर्विसेज आपकी ऑन प्रमाइसेस पे रखी हुई है, या कोई सर्विस आपकी डिफरेंट रीजन में रखी हुई है, और वहां पर वो चीजें मशीन के अंदर चल रही हैं और आपको बैलेंसिंग करानी है। क्या करानी है? बैलेंसिंग। क्योंकि कई बार कंपनी देखो क्या करती है, जैसे ये रिसोर्सेस एक VPC के अंदर लगा दी है, ठीक है। ये रिसोर्सेस क्या किए? एक VPC के अंदर कंपनी ने लगा दिया। लेकिन कंपनी ने अपना जो फायर है, क्या है? कंपनी ने जो अपना फायर है
जो फायरवॉल कहाँ लगा? नेटवर्क लोड बैलेंसर के आगे, यहाँ पे फायरवॉल है, इसके ऊपर मान लो ये फायरवॉल इसके ऊपर लगा हुआ है। तो ये पूरा डेटा सेंटर आपने एक वीपीसी के अंदर लगाया, और कंपनी चाहती है कि जो फायरवॉल है आप वहीं पे नहीं लगाना चाहते, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई ट्रैफिक आपके उस वीपीसी की तक आ पाए जिस वीपीसी में रिसोर्स रखा हुआ है। तो फायरवॉल आप वहां रखना ही नहीं चाहते। आप चाहते हो कि फायरवॉल कहीं और रखते हैं, तो बाहर से आने वाली ट्रैफिक पहले उधर जाए, उधर वेरीफाइड हो जाए। अगर कनेक्शन वेरीफाइड है तो इसे आने दो, नहीं तो मत आने दो। तो वेरिफिकेशन का काम आप दूसरी बिल्डिंग में कर रहे हो। जिस बिल्डिंग में आपके रिसोर्सेस है उस बिल्डिंग में आप वेरिफिकेशन नहीं कर, जस्ट लाइक सिक्योरिटी। अगर आपका फायरवॉल मान लो ऑन प्रेमाइसेस में है, या आपका फायरवॉल दूसरे रीजन में है, और वहां पर आपने बोला कि मुझे बैलेंसर चाहिए, तो वहां पर जो बैलेंसर क्रिएट करोगे वो करोगे आप गेटवे लोड बैलेंसर। क्योंकि वो लोड बैलेंसर जो ट्रैफिक है वो बाहर से नहीं रिसीव करेगा, वो ट्रैफिक बाहर से रिसीव नहीं करेगा, पता है? फिर वो ट्रैफिक कहाँ से रिसीव करेगा? कोई भी बंदा आपके www.technicalcloudknowledge.com को अगर हिट करता है, इस एड्रेस को अगर वो हिट करता है, तो ट्रैफिक एनएलबी पे आनी है, और एनएलबी पे आने से पहले आपने यहाँ पर एक एंड पॉइंट डिवाइस लगा दिया है, और एंड पॉइंट डिवाइस पे आपने बता दिया कि ट्रैफिक पहले लोड पर वहां पे जाए जहां फायरवॉल है। मतलब एनएलबी पे आने से पहले गेटवे लोड बैलेंसर पे जाए, और गेटवे लोड बैलेंसर कहीं और रखा हुआ है। तो ये एंड पॉइंट का डिवाइस आपके ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर देगा गेटवे लोड बैलेंसर की तरफ। गेटवे लोड बैलेंसर के पास ट्रैफिक जाएगी, और गेटवे लोड बैलेंसर क्या करेगा? उसके पीछे फायरवॉल लगे हुए हैं F5 के, वहां रूल्स पड़े हुए हैं, आपने रूल्स डाल के रखे हैं, अलाउ या डिनाई। अगर ट्रैफिक डिनाई हो जाती है उस रूल में, तो वापस ट्रैफिक एंड पॉइंट के पास आएगी और एंड पॉइंट से बाहर चली जाएगी, आपके एनएलबी के अंदर नहीं आएगी। अगर रूल अलाउ हो जाता है, तो फिर गेटवे लोड बैलेंसर से वापस वापस ट्रैफिक एंड पॉइंट के पास आएगी, और एंड पॉइंट में हमने बताया कि अब ट्रैफिक को एनएलबी पे आने दो, एनएलबी से फिर एएलबी, इस तरीके से अंदर जाएगा। तो ये गेटवे लोड बैलेंसर का यूज केस है। समझ गए बात को? हाँ जी। क्लियर है सर? सर क्लियर है? जी सर। कोई डाउट तो नहीं है किसी को?
चल स्टार्ट करते हैं। तो आप में से किसी का AWS से अकाउंट रेडी है तो मेरे को फॉरवर्ड कर देना, इसका प्रैक्टिकल करते हैं। मेरा तो बंद हो गया। कोई भी फॉरवर्ड कर दो एक बंदा। सर मैं व्हाट्सएप करता हूँ आपको। ठीक। व्हाट्सएप किया है सर आपने? ठीक है। ये इसके आगे जीमेल है क्या? इसके आगे जीमेल है क्या मिराज? हाँ सर, जीमेल है। ठीक। ये लॉगिन हो रहा है आपके इसमें, डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। हेलो डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। हेलो। सर, हम्म। 69 की जगह पे 83 कर दिए, 83। देखो यहाँ आ जाओ, लोड बैलेंसर। क्रिएट लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर।
देख रहे हो? इस डायग्राम में एक कंसेप्ट दिख रहा है आपको, एनएलबी। देखो पीछे एलबी कर रखा है, ये गेटवे लोड बैलेंसर। अब एक मोटा मोटी और चीजें आपको बता देता हूँ। कंपनी के अंदर एक्सटर्नल लोड बैलेंसर, क्या, एक्सटर्नल लोड बैलेंसर के केस में आपको एनएलबी मिलेगा। ये लोड बैलेंसर मिलेंगे, एनएलबी, एलबी, एनएलबी, एनएलबी। लेकिन ऐसा तब आपको मिलेगा जब आपकी एप्लीकेशन, आपके, चाहे वो डेटाबेस हो, चाहे वो बैकएंड हो, चाहे फ्रंट एंड हो, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रही होंगी। अगर चीजें कंटेनाइजेशन होंगी, कंटेनर के ऊपर चल रही होंगी, तो ये सारे लोड बैलेंसर तो यूज होंगे ही होंगे। इनके अंदर फिर और एक लोड बैलेंसर यूज होने लग जाएगा, सॉफ्टवेयर बेस। सॉफ्टवेयर बेस लोड बैलेंसर, एच ए प्रॉक्सी, एंजिनिक्स। ठीक है? तो ये भी ध्यान रखना, एक डेटा सेंटर के अंदर कितने सारे लोड बैलेंसर यूज हो रहे होंगे। क्लासिक लोड बैलेंसर प्रीवियस जनरेशन, देखो लिखा हुआ भी है, एच टी टी पी भी है, एच टी टी पी एस भी है, टीसीपी भी है, एस एस एल भी है। कह रहा है चूज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर व्हेन यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल फीचर सेट फॉर योर एप्लीकेशन विद एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस ट्रैफिक। तो अगर हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को क्रिएट करने चले, तो अब देखो यहाँ पे कहता है कि जो लोड बैलेंसर आप बना रहे हो, मैंने उसका नाम दे दिया आर इंफ्रा हाइफन ए एल बी। ए एल बी स्टैंड फॉर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। इसे लोड बैलेंसर को इंटरनेट फेस रखना चाहते हो या इंटरनल? अगर मेरा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के फ्रंट में, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के टॉप में एनएलबी लगेगा, अगर लगता है, तो फिर मैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को प्राइवेट रखूंगा। क्या रखूंगा? प्राइवेट। फिर मेरा पब्लिक, मतलब इंटरनेट फेसिंग मेरा ये हो जाएगा एनएलबी। लेकिन एनएलबी नहीं यूज कर रहा हूं, तो फिर एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को इंटरनेट रखूंगा। क्या रखूंगा? इंटरनेट फेसिंग। अभी मैं इंटरनेट फेसिंग ही रखा। आईपी एड्रेस टाइप, आपका जो लोड बैलेंसर है वो कौन से आईपी एड्रेस को सपोर्ट करेगा, मतलब उसके पीछे जो मशीनें लगेंगी उन मशीनों की आईपी एड्रेस क्या है? IPv4 या IPv6? डुअल स्टैक मतलब दोनों। मैंने बोला IPv4। उसके बाद ये लोड बैलेंसर आप किस डेटा सेंटर के अंदर लगा रहे हो, तो देखो वीपीसी पूछता है किस डेटा सेंटर के अंदर लगा रहे हो, किस डेटा सेंटर के। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर कह रहा है कि सेलेक्ट एटलीस्ट टू अवेलेबिलिटी जोन एंड वन सबनेट पर जोन। द लोड बैलेंसर route traffic to targets in these availability zone only. Availability zone that are not supported by the load balancer or the VPC are not available for the selection। कह रहे जो लोड बैलेंसर आप बनाओगे ना, तो वीपीसी के अंदर जाएगा और वीपीसी के अंदर सबनेट के अंदर जाएगा। और कह रहा है एटलीस्ट दो सबनेट होने चाहिए, और दोनों सबनेट डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो सबनेट, आप लोड बैलेंसर क्रिएट करने के लिए आपने दो सबनेट तो ले लिया, बट वो दोनों सबनेट एक ही जोन में है। ऐसा नहीं चलेगा। दो सबनेट होने चाहिए मिनिमम, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में होने चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए इन्होंने इन्होंने बोला
क्योंकि आपको ये कमिटमेंट करते हैं कि हमारी जो लोड बैलेंसर की जो सर्विस है उसकी हाई अवेलेबिलिटी 99%, 999% आपको प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका लोड बैलेंसर कभी डाउन नहीं हो। लेकिन ऐसा तब होगा जब बैकएंड में दो डेटा सेंटर पे आपका लोड बैलेंसर रखे। तो दो डेटा सेंटर मतलब दो जोन, तभी वो कह रहे हैं कि दो जोन होना चाहिए। और दोनों जोन, दो सबनेट बनाओ और एक सबनेट को एक जोन 1 पे रखो, एक जोन 2 पे रखो, तो मिल गए दो जोन। दो से ज्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर वही कह रहा है कि लोड बैलेंसर को भी एक सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए। तो पहले एक सिक्योरिटी ग्रुप आप क्रिएट कर लो। पहले एक सिक्योरिटी ग्रुप आप क्या करो, क्रिएट कर लो। सिक्योरिटी ग्रुप हम लोग क्रिएट करते हैं पहले। और आर इंफ्रा हाइफन LB हाइफन SG इनबाउंड हमने सिर्फ कौन सी ट्रैफिक रिसीव करनी है, HTTP और STTP। HTTP IPv6 के लिए एंड क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। ये लो। अब देखो कह रहा है कि लिसनर, लिसनर। तो लिसनर HTTP लिसनर एंड HTTPS लिसनर, HTTP लिसनर। ऐड लिसनर करके मैंने दोनों लिसनर ऐड कर सकता हूँ। ऐड लिसनर। ये लो 443। तो मैंने बोला हमारा लोड बैलेंसर 80 पोर्ट को लेसन करेगा, मतलब बाहर से आने वाला जो कस्टमर होगा वो 80 पोर्ट लगा के आएगा तो उससे सुनेगा और लेसन करके ग्रुप को फॉरवर्ड करेगा। अब देखो यहाँ पे ग्रुप आ गया है जिसको टारगेट ग्रुप कहते हैं, कि कौन से ग्रुप को भेजना है ट्रैफिक। क्या करेगा, ग्रुप को फॉरवर्ड करेगा। तो ग्रुप आपके पास है नहीं तो आप बना लो, क्रिएट ग्रुप में क्लिक करो। तो अब देखो कह रहा है कि ग्रुप, ग्रुप मतलब ये बना रहे हो ग्रुप। तो ग्रुप के अंदर कह रहा है कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग इन दिस सेक्शन कैन नॉट बी चेंज आफ्टर द टारगेट ग्रुप इज क्रिएटेड। तो ध्यान से करना, कह रहे चूज अ टारगेट ग्रुप टाइप। जो ग्रुप बना रहे हो उसका टाइप क्या रखना चाहते हो। इंस्टेंस, इंस्टेंस में कह रहे हैं सपोर्ट लोड बैलेंसिंग टू इंस्टेंस विद इन ए स्पेसिफिक VPC। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस में क्या कह रहा है कि सपोर्ट लोड बैलेंसिंग टू VPC एंड ऑन प्रमाइसिस रिसोर्सेस। ठीक है, समझ आ रही। लोड लामडा फंक्शन में क्या कह रहा है, और नीचे देखो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। मोटा मोटी समझाता हूँ। अगर इंस्टेंस लेते हो
तो उस ग्रुप के अंदर आप वही मशीनें रख सकते हो जो AWS में मशीनें बनी हुई हैं, उसी VPC के अंदर। IP एड्रेस अगर आप लेते हो तो उस ग्रुप के अंदर आप कोई भी मशीनें रख सकते हो, चाहे वो मशीन ऑन प्रेमाइसेस पे क्यों न रखी हो, चाहे वो गूगल क्लाउड पे क्यों न रखी हो, चाहे एजोर क्लाउड की मशीनें क्यों ना हो, चाहे AWS क्लाउड की मशीनें किसी भी रीजन में क्यों न रखी हो, किसी भी टाइप की मशीनें उस ग्रुप में आप ला के रख सकते हो। ये AWS का लोड बैलेंसर उसकी बैलेंसिंग करेगा। तो आप एक ग्रुप के अंदर चाहो तो 5 मशीनें ऑन प्रोमाइसेस में क्रिएट करके रख दो, 5 मशीनें क्लाउड पे क्रिएट करके रख दो, 5 मशीनें एजोर क्रिएट GCP पे, जिससे कि मान लो एजोर कभी चला जाता है तो GCP वाली मशीनें पड़ी हुई हैं, ऑन प्रोमाइसेस वाली पड़ी हुई हैं। तो ये फीचर्स इन्होंने दिया है कि अगर आप ऑन प्रोमाइसेस डेटा सेंटर है लेकिन लोड बैलेंसर से आप परेशान हो चुके हो, क्योंकि ऑन प्रोमाइसेस लोड बैलेंसर सेटअप कर रहे हो तो एक दिन उस पर भी लोड बैल बढ़ जाता है, तो उसको लेके आप परेशान रहते हो, तो आपने लोड बैलेंसिंग की सर्विस AWS से ले ली बस। बाकी आज भी आपकी मशीनें ऑन प्रोमाइसेस पे रखी हुई हैं, तो उस लोड बैलेंसर के बैकएंड में जो मशीनें आप ऐड करा रहे हो उस ग्रुप के अंदर, समझ आई मेरी बात यहाँ पर ये लाइन। और लैम्बडा फंक्शन का मतलब हुआ कि आपने अपनी एप्लीकेशन को EC2 पे डिप्लॉय नहीं किया, आपने सर्वरलेस सर्विस होती है लैम्बडा फंक्शन वहां डिप्लॉय किया है। तो आप चाहते हो कि आपका लोड बैलेंसर ट्रैफिक लैम्बडा फंक्शन को ट्रैफिक, मतलब ग्रुप के अंदर लैम्बडा फंक्शन आप ऐड करना चाहते हो। और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ये वही है कि ग्रुप के अंदर आप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर रखना चाहते हो, जैसे NLB से मैप जब आप करोगे तो ALB, तब के केस में। मैं भी इंस्टेंस ले रहा हूँ, ग्रुप का नाम बता दो, R इंफ्रा ग्रुप। अब ग्रुप के अंदर जो मशीनें होंगी उसके अंदर जो सर्विस चल रही हो किस पोर्ट पे चल रही हो आप यहाँ बता दो, IP एड्रेस टाइप बता दो, प्रोटोकॉल वर्जन बता दो, HTTP HTTPS क्या है, उसके बाद हेल्थ चेक, मशीनों का हेल्थ चेक बता दो। मैंने बोला index.html पाथ का हेल्थ चेक करो। कह रहा है हेल्थ चेक का एडवांस सेटिंग आप बता दो यहाँ पर। हेल्थ चेक पोर्ट, कौन से पोर्ट का हेल्थ चेक करें, ट्रैफिक पोर्ट या ओवरराइड। इसके अंदर देखो कुछ सेटिंग है, हेल्दी थ्रेशोल्ड, अनहेल्दी थ्रेशोल्ड, टाइम आउट, इंटरवल, ये चीजें आ रही हैं। हेल्दी थ्रेशोल्ड का मतलब क्या हुआ, मतलब लोड बैलेंसर के पास ट्रैफिक आएगी तो लोड बैलेंसर जस्ट लिसन करेगा और लिसन करके ग्रुप में फॉरवर्ड करती है। अब ग्रुप के अंदर जो मशीनें हैं उन मशीनों का हेल्थ कंडीशन चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप की है। और ग्रुप, तो लोड बैलेंसर के पास मान लो यूट्यूब एक्सेस करने के लिए 10 रिक्वेस्ट आई, तो लोड बैलेंसर क्या करेगा, 10 की 10 रिक्वेस्ट उस ग्रुप को भेज देगा यूट्यूब वाले। अब यूट्यूब वाले ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके अंदर कितनी मशीनें रखी हैं, उन मशीनों में ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट करेगा लेकिन उन्हीं मशीनों को करेगा जो मशीनें हेल्दी हैं, अनहेल्दी मशीनों को नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो अनहेल्दी मशीनों को भी करता है तो रिस्पॉन्स अनहेल्दी जाएगा क्लाइंट के पास, तो वो क्या करेगा, हेल्दी मशीनों को।
लेकिन उसे कैसे पता चलेगा ग्रुप को कि ये मशीनें हेल्दी है या अनहेल्दी है? तो ग्रुप क्या करता है, हर 30 सेकंड के बाद या हर 10 सेकंड के बाद कुछ ऐसी हीटिंग करता रहता है, पैकेट्स भेजता रहता है, जिससे उसे पता लग जाता है। तो ये वही है कि मशीन के अंदर एच मशीन के अंदर HTTP ट्रैफिक पे वेर WWHTML के अंदर index.html फाइल को वो बार बार हिट करता रहेगा, बार 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 उसको हिट करता रहेगा। लेकिन हिट करने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो यहां डिफाइन करोगे आप। जैसे मैंने यहाँ पे 2 बोल दिया, इसका मतलब क्यों उसे हिट कर रहा है, हिट कर रहा है, हिट कर रहा है। एक बार हिट किया, दूसरी बार हिट किया, तो जब उसे 2 टाइम हिट करने गया और दोनों टाइम के बाद उसे रिस्पॉन्स मिलता है पॉजिटिव, तो उस मशीन को हेल्दी कंसिडर कर देगा। लेकिन इस पूरी कैलकुलेशन को समझो, जब तक उसे 2 बार रिपोर्ट नहीं आ जाती। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हो तो अपनी एक मशीन लगाते हैं ना कान पे, एक बार लगाएगा, 2 बार लगा, 3 बार लगा, फिर आपको रिपोर्ट बताता है कि ओके। ऐसा कभी नहीं करते कि एक बार चेक किया उसको रोक के और आपको बोल देगा नहीं। ऐसे ये 2 बार हिट भेजे। आप 2 से 5 कर लो, आप 10 कर सकते हो मैक्सिमम, कि किसी भी मशीन को हेल्दी कंसिडर से करने से पहले आप 10 टाइम्स उसे चेक करो। लेकिन 10 करने से क्या प्रॉब्लम है? 10 करने से प्रॉब्लम ये है कि आप मशीन को हेल्दी कंसिडर करने में टाइम ले रहे हो। तो कोई भी मशीन अगर अनहेल्दी स्टेज में अगर चली जाती है और उसे फिर हेल्दी स्टेज में लाने के लिए आप 10 टाइम्स चेक कर रहे हो, तो टाइम टेकिंग है, तो 10 नहीं करते, बहुत रेयर केस। 2 कर दो। ऐसी अनहेल्दी कोई मशीनें को ऐसे ही अनहेल्दी कंसिडर मत करो। ऐसा नहीं कि एक बार चेक करके आप एक जस्ट चेक करो। हेलो, ठीक। ऐसी किसी भी मशीनों को आप अनहेल्दी ऐसी कंसिडर मत करो। आप नंबर ऑफ टाइम्स चेक करो। तो 2 टाइम चेक करेगा तब उसको बोलेगा अनहेल्दी। क्या करेगा? 2 टाइम्स चेक करने के बाद आप उस मशीन को अनहेल्दी कंसिडर करें। अब यहाँ पे टाइम आउट लिखा है, टाइम आउट 5 सेकेंड। टाइम आउट का मतलब क्या? टाइम आउट का मतलब होता है कि जब वो हेल्थ चेक करने जाएगा तो कोई पैकेट सेंड कर रहा है, कोई ना कोई एक पैकेट सेंड कर रहा है, और पैकेट सेंड करने के बाद उसका रिस्पॉन्स आने का जो टाइम है उसको टाइम आउट बोल रहे हैं। रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ? उसने पैकेट सेंड किया, अब वो वेट करेगा उसके रिस्पॉन्स का। 5 सेकेंड तक उसे रिस्पॉन्स 5 सेकेंड तक रिस्पॉन्स का वेट करता है। अब उसे 5 सेकेंड में ही रिस्पॉन्स आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो बोल देगा नेगेटिव। इंटरवल टाइम का मतलब क्या हुआ? इंटरवल टाइम का मतलब होता है कि आपने डिफाइन किया है हेल्थ हेल्दी कंसिडर करने के लिए 2 बार आपको हेल्थ चेक करना है। तो एक बार हेल्थ चेक करके आने के बाद सेकेंड टाइम हेल्थ चेक करने कब जाएगा, ये इंटरवल टाइम। तो एक बार हेल्थ चेक करने में कितना टाइम ले रहा हो देखा जाए तो? पहली बार उसने हेल्थ चेक करने गया, 5 सेकेंड का वेट किया, वापस आ गया रिपोर्ट लेके। दूसरी बार कब जाएगा? इंटरवल टाइम कंप्लीट होने के बाद, मतलब 30 सेकंड के बाद जाएगा, तुरंत नहीं जाएगा। 30 सेकंड के बाद दोबारा जाएगा हेल्थ चेक, फिर 5 सेकंड वेट करेगा रिस्पॉन्स का, फिर वापस लेके आएगा।
समझ आई? हाँ जी। क्लियर है? तो अगर आप इन वैल्यू को बढ़ा देते हो, मान लो इन वैल्यू को अगर मैंने 5 कर दिया, इसको मैं 5 कर दिया, इंटरवल टाइम मैंने 30 सेकंड का कर दिया, इसको मैं 200 सेकंड कर दिया, इसका मतलब अब देखो क्या होगा। किसी भी मशीन को अनहेल्दी कंसिडर करने के लिए 5 बार चेक करेगा वो। और एक बार चेक करने में कितना टाइम लगेगा? पहली बार चेक करने में वो 3 सेकंड में रिपोर्ट लेके आ जाएगा। लेकिन दूसरी बार चेक करने कब जाएगा? 200 सेकंड के बाद। फिर 30 सेकंड लेगा। फिर तीसरी बार चेक करने फिर 200 सेकंड के बाद जाएगा। फिर 30 सेकंड लेगा। तो 10 से 12 मिनट ले लेगा एक मशीन को हेल्दी कंसिडर करने में। ऐसी मशीन को अनहेल्दी कंसिडर करने में वो 10 से 12 मिनट ले लेगा। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी। क्लियर है? बताओ, समझ आ रही? मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 30 एंड नेक्स्ट। अब कह रहे हैं इस टारगेट ग्रुप में मशीनें ऐड कर सकते हो आप। अभी मेरे पास मशीन है नहीं, बाद में ऐड कर लेंगे। मैंने क्रिएट टारगेट ग्रुप, तो मेरा ग्रुप बन गया। तो अब मैं यहाँ पर जो मेरा लोड बैलेंसर था, यहाँ पे मैंने ये कर दिया। मैंने बोला अभी मेरे पास HTTPS लिसनर है नहीं, इसको मैं रिमूव कर। अब देखो, कह रहे लोड बैलेंसर के साथ आप फायरवॉल लगा सकते हो लेयर 7 का। क्या कर सकते हो? लेयर 7 का फायरवॉल आप लगा सकते हो। ठीक है? लेयर 7 का फायरवॉल पता है क्या करता है? डॉस अटैक, डी डॉस अटैक, लोकेशन बेस, तो फायरवॉल लग जाए। अभी मैं ये सारी फीचर्स नहीं ले रहा हूँ। और मैंने क्या किया? क्रिएट लोड बैलेंस। तो ये मेरा लोड बैलेंसर क्रिएट हो रहा है। प्रोविजनिंग स्टेज में 2 से 3 मिनट लेगा ये। क्या लेगा? 2 से 3 मिनट लेगा ये। वेट करो।
क्रिएट हो गया लोड बैलेंस। गुड मॉर्निंग। नहीं 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 आपको नहीं किस चीज नहीं आप खाओ ना शाम में आप खाओगी बढ़िया मत आपका ठीक है नहीं कल घर से होम घर से काम बन गया ये। ये सर बन गया। ठीक है, तो ये देखो लोड बैलेंसर आपका बन गया।
अब देखो क्या होता है, लोड बैलेंसर तो आपका बन गया, लेकिन ये जो ग्रुप आपने बनाया, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, इस ग्रुप को आपने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब मान लो यूट्यूब वाले ग्रुप में आपके 4 सर्वर, कल को अगर यूट्यूब वाला ग्रुप में इतनी ट्रैफिक आ जाती है कि 4 सर्वर हैंडल नहीं कर पाया ट्रैफिक, अब क्या करें? भाई ये कि यूट्यूब वाले ग्रुप में आप मैनुअली सर्वर को और ऐड करें, और जब यूट्यूब वाले ग्रुप में आप मैनुअली सर्वर ऐड करेंगे तो मैनुअली सर्वर ऐड करने में टाइम लगता है, मिनिमम 5 मिनट्स, मैक्सिमम, डिपेंड करता है कि फ्रंट एंड के ऊपर जो एप्लीकेशन आपकी डिप्लॉयमेंट है उस एप्लीकेशन को रेडी स्टेज में आने में कितना टाइम। अगर बहुत बड़ी एप्लीकेशन होगी तो हो सकता है 10 मिनट लग जाए रेडी स्टेज में आने में, 20 मिनट लग जाए, आधे घंटे लग जाए सारी चीजें लोड होने में। और फिर वही है कि हमें कैसे पता लगेगा कब लोड आ रहा है कब नहीं आ रहा है? मैन पावर को बैठा के रखो वहां पर, मैन पावर डिपेंडेंट हो गया। तो क्लाउड में आने का मतलब ही तो हो गया ऑटोमेशन। तो फिर आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा कुछ ऑटोमेटिक सेटअप कि लोड अगर इंक्रीज हो तो ग्रुप में मशीनें ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए, लोड अगर डिक्रीज हो तो ग्रुप में मशीनें ऑटोमेटिक रिमूव हो जाए एज पर दी लोड। तो फिर सवाल आता है ऑटो स्केलिंग ग्रुप, फिर आता है ऑटो स्केलिंग। तो फिर क्या होता है, ये जो मशीनें हैं ये मशीनें ग्रुप से निकाल, फिर ये मशीनें लोड बैलेंसर के ग्रुप में नहीं रखो, ये मशीनें आप लोड बैलेंसर के ग्रुप में मत रखो, आप बनाओ ऑटो स्केलिंग ग्रुप। और ऑटो स्केलिंग ग्रुप में आप कंडीशंस लगा दो, कंडीशंस लाइक कि ग्रुप के अंदर अगर लोड 70% से अबव चला जाए तो 5 मशीन दे दो, 10 मशीन दे दो। लोड 30% से बिलो हो जाए 10 मशीन बाहर कर दो। ऐसी कुछ पॉलिसीज लगा दो, तो जो मशीन आएंगी और जो मशीनें जाएंगी लोड इंक्रीज डिक्रीज में वो ग्रुप के अंदर होंगी, ना कि लोड बैलेंसर ग्रुप के अंदर। कहाँ होंगी? ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर। ये सारी एक्टिविटीज ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर, मशीन कौन सी आएगी कौन सी जानी है सारी चीज लोड। बट एज अ कस्टमर के लिए जो ट्रैफिक हैंडलिंग है वो तो लोड बैलेंसर कर रहा है, और लोड बैलेंसर ट्रैफिक फॉरवर्ड अपने ग्रुप को करता है, ना कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप। और आपने यहाँ पर अपने ग्रुप के अंदर तो सर्वर ही निकाल दिया। इस केस में क्या होता है, ये जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप आपने बनाई है इसको आप अपने लोड बैलेंसर के साथ इंटीग्रेट कर दोगे। जब लोड बैलेंसर के साथ इंटीग्रेट करोगे ऑटो स्केलिंग सर्विस को तो ये बैकएंड में उस लोड बैलेंसर के ग्रुप के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। हेलो, आ जाएगा, मैंने कर दिया, आ जाएगा, ठीक है। तो उस लोड बैलेंसर के टारगेट ग्रुप के साथ क्या हो गया, वो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर जो वीएम्स हैं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर जो वीएम्स हैं वो वीएम्स ऑटोमेटिक लोड बैलेंसर के ग्रुप में दिखने लग जाती हैं। और फिर
हमारा लोड बैलेंसर उस ग्रुप को ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है। मशीनें यहाँ पे जो दिख रही हैं वो यहाँ पे हैं, और यहाँ पे आपने कंडीशंस लगा दिया है लोड इंक्रीज डिक्रीज के, उसके अकॉर्डिंग मशीन आएंगी, मशीन जाएंगी। तो ये ऑटोमेशन हो गया कि मशीनें इंक्रीज एंड डिक्रीज, मशीनें इंक्रीज और डिक्रीज। तो लोड बैलेंसर के अंदर ये हमारा लोड बैलेंसर है। अगर हम टारगेट ग्रुप में थोड़ा चलें, एट्रीब्यूट्स में अगर हम लोग जाएं, एडिट, यहाँ पे वो चीज़ अभी आ नहीं रही क्योंकि ऑटो स्केलिंग ग्रुप है नहीं मेरे पास अभी, मैं दिखाता नहीं तो, जस्ट अभी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर। ठीक है। अब देखो, तो इस तरीके से आपने ऑटोमेशन सेटअप कर। अब अगर अभी आप फ्रंट एंड रेडी कर रहे हो, बैक एंड आपका अभी कुछ भी सेटअप नहीं है, क्या कर रहे हो, फ्रंट एंड। कल को ऐसा होता है कि फ्रंट एंड बेस एप्लीकेशन आपने अपने डेवलपर से डेवलपमेंट कराया, और इनिशियल स्टेज में उसको सेट करने के लिए आपने एक सिंपल सी मशीन क्रिएट की, उस पर अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय किया, उस मशीन की इमेज बना ली, इमेज बनाने के बाद फिर आपने एक टेम्पलेट बना दिया, टेम्पलेट में आपने वो सारी चीज़ें डिफाइन कर दी कि एक मशीन ऑटोमेशन बनने के लिए इस टेम्पलेट का इस्तेमाल करेगा। तो उस टेम्पलेट में आपने बता दिया कि ये मशीन जब अपने आप बनेंगी तो ये वाली इमेज यूज़ करेंगी। कौन सी इमेज? जो आपने अभी कुछ देर पहले मशीन बनाई, उसमें कॉन्फ़िगरेशन किया, एप्लीकेशन सेट रेडी करके उसको कॉन्फ़िगर किया था, उसकी इमेज जो आपने बनाई थी, तो सारा बैकअप आ गया। और टेम्पलेट में आपने बता दिया कि ऑटोमेशन जो मशीन बनेंगी वो इस इमेज को यूज़ करेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन होंगी। और वही टेम्पलेट आपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप को बोला था कि जब भी लोड बढ़ेगा तो अपने आप जो मशीनें आप लाओगे वो इस टेम्पलेट का इस्तेमाल करना लाने के लिए। तो उस टेम्पलेट का इस्तेमाल करके लेके आ गया। लेकिन कल को अगर डेवलपर को अपने इनिशियल स्टेज में जो उन्होंने डिप्लॉयमेंट किया था, जो कोड फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाया था, उस पर कुछ अपग्रेडेशन करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, और वो अपग्रेडेशन और वो चेंजेस अब ऑन द टाइम कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे?
ऑन द टाइम कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे उस ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर, क्योंकि ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर जब करेंगे तभी वो लोड बैलेंसर के ग्रुप में रिफ्लेक्ट कर। तो अब बात आ जाती है CI/CD की। अब बात आ जाती है CI/CD। तो जब अब CI/CD की बात आती है तो अब कंपनी क्या करती है, यहाँ पर अपना कोड कमिट सर्विस लेगी, फिर यहाँ अपना कोड रिव्यू सर्विस लेगी, फिर यहाँ कंपनी अपना कोड बिल्ड सर्विस लेगी, फिर यहाँ कंपनी अपना कोड डिप्लॉयमेंट सर्विस लेगी। तो जो डेवलपर्स हैं वो अपने चेंजेस कोड कमिट में रखेंगे, और यहाँ अपना कंपनी लेगी एक कोड पाइपलाइन सर्विस। ये सब AWS की ही है, बट ये सारे डेवऑप्स के पार्ट होते हैं। तो कोड कमिट में डेवलपर का कोड आएगा, यहाँ रिव्यू होगा, यहाँ बिल्ड होगा, और डिप्लॉयमेंट के पास आएगा। अब डिप्लॉयमेंट क्या करेगा, डिप्लॉयमेंट जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप प्रीवियस वाला था उसकी जस्ट एक कॉपी यहाँ पर बनाएगा, प्रीवियस ऑटो स्केलिंग ग्रुप की एक कॉपी यहाँ पे बनाएगा। उसके अंदर जितनी मशीनें थी उतनी मशीनें रखेगी, जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो सेम कॉन्फ़िगरेशन रखेगा, और जो डेवलपर की नए चेंजेस आए हैं वो डिप्लॉयमेंट पहले इसमें करेगा। तो इसमें जब डिप्लॉयमेंट उसने कर दिया, इसका मतलब नए चेंजेस की मशीनें यहाँ पे आ चुकी। अब क्या करेगा, इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप की इंटीग्रेशन इसके साथ कर देगा, इसके साथ भी कर देगा, दोनों के साथ, इसकी भी और इसकी भी। इसमें पुरानी चीजें, इसमें नई चीजें। और जब देखेगा यहाँ पे सब कुछ ओके हो गया तो इसका कनेक्शन यहाँ से हटा देगा, कनेक्शन इसके साथ बना देगा। तो जब इस पुराने वाले से कनेक्शन हटा दिया, इसके साथ कनेक्शन बन गया, इसका मतलब क्या है कि अब इस ग्रुप के सर्वर यहाँ रिफ्लेक्ट करेंगे। तो लोड बैलेंसर में आने वाली ट्रैफिक जिस ग्रुप पे जाएगी, उस ग्रुप में जो सर्वर्स हैं वो पुराने वाले ग्रुप के नहीं है, नए वाले ऑटो स्केलिंग ग्रुप के हैं। तो इस तरीके से फिर आपने अपना पूरा का पूरा फ्रंट एंड आपकी कंपनी ने रेडी कर दिया। तो ये सारी चीजें करने में कोई एक टीम नहीं होगी कि आपको लगे कि आप ही अकेले करोगे, ऐसा नहीं है। डेवऑप्स की टीम अलग होगी, डेवलपर्स की टीम अलग होगी, सब इन्वॉल्व होके काम करें। बट आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि मैं AWS जो कर रहा हूँ, अगर मैं कंपनी में जाऊंगा तो मुझे सिनेरियो क्या मिलेगा। शुरू में तो आप कुछ करना ही नहीं है, आपको देगी भी नहीं कंपनी शुरू में। एक आध साल तो आप बस देखोगे चीजें चल कैसी रही हैं, छोटी मोटी चीजें आपको दे दी जाएगी काम। एक जरा लोड बैलेंसर में देख लो ये लॉक्स किस चीज का है, जरा लोड बैलेंसर में देख लो ये दिक्कत क्या है। को नहीं दिया जाएगा ये सारी चीजें स्टार्टिंग। जरा लोड बैलेंसर में देखो ये VM क्यों नहीं ऐड हो पा रही है, ऐसे काम मिलेंगे। जरा लोड बैलेंसर में देखो ये सिक्योरिटी ग्रुप में ये पोर्ट खुला है कि नहीं खुला, ऐसे काम आपको मिलेंगे शुरू। ये सारी चीजें बनाने आपको नहीं दी जाएंगी। ये सारी चीजें वो बनाता है जो 5 years 10 years जिनका एक्सपीरियंस है, जिन्होंने पहले ये सब काम कर चुके हैं, उन्हें ये सारी डिजाइनिंग मिली, उन्हें ये सारी चीजें। बट आप अगर इन चीजों को पहले समझ जाओगे, इंडस्ट्री में जाने के बाद 2-3 साल में जो समझोगे वो अगर आप अभी समझ जाओगे, तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आप जल्दी अपने आप को स्विच कर सकते हो, अपने आप को जल्दी आगे लेके जा सकते हो। समझ आ गई सर मेरी बात में?
तो अब हम लोग अपनी मशीनें बनाते हैं यहाँ पर। टेस्ट मशीन। अब आपने अपनी जो वीपीसी बना रखी है, तो अपनी वीपीसी में देना। वीपीसी मैं भी कोई बना ले रहा हूँ, पुरानी डिफॉल्ट वाली वीपीसी यूज कर रहा हूँ। तो ये मशीन को आप कर लो एक्सेस। और जो डेवलपर ने आपको फ्रंट एंड एप्लीकेशन दी है, वो आप कॉन्फ़िगर करो। अगर जावा बेस है तो आप देखो कि जावा बेस एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट करने के लिए डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, वो आप लोड करो पहले। फिर जावा का एप्लीकेशन लोड करो, फिर वो डिप्लॉयमेंट करो आप। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सैंपल वेबसाइट, एक रेडी टू मूव फ्रंट एंड यहाँ से उठा ले। क्या करता हूँ, एक रेडी टू मूव फ्रंट एंड यहाँ से उठा लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पर पहले पाँचे का पैकेज डालता हूँ। यम इंस्टॉल एसटीडीपीडी। ठीक है। सीडी वेयर डब डब एचटीएमएल में गया, और डब्लू गेट अनजिप।
ठीक है, ये मैंने किया। अब मैंने क्या किया, अब देखो ये तो मैं पढ़ा रहा हूं तो 2 मिनट में कर दिया। यही कॉन्फ़िगरेशन इंडस्ट्री के अंदर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 15 दिन ऐसे लगेंगे। सारी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, सारी कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेंगी, बैकएंड के साथ इंटीग्रेशन से एड्रेस डालने पड़ेंगे। अगर कंपनी रनिंग में है, ऐसे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, तो उनके पास टेम्पलेट होंगे इस चीज को करने के लिए। अगर आप लाइफ में फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आप ही प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हो, तो आपको सारे प्रोजेक्ट सेटअप फर्स्ट टाइम में टाइम लगेगा। बट आपने अगर टेम्पलेट जनरेट करके रखा है तो ये इजी हो जाएगा। फिर आप इसकी टेस्टिंग कर लो अपने लेवल पे। फिर आप इसकी इमेज बना लो, टेम्पलेट्स बना लो। अभी सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह सेटिंग करनी पड़ेगी। फिर ऑटो स्केलिंग ग्रुप में डिप्लॉयमेंट कर लो। फिर ऑटो स्केलिंग ग्रुप को लोड बैलेंसर के साथ इंटीग्रेट कर दो। फिर अपना डेवऑप्स CI/CD पाइपलाइन बना दो और रेडी कर दो, आपका फ्रंट एंड तैयार हो। फ्रंट एंड रेडी, फिर ऐसे बैक एंड करो हर एक स्टेज के। समझ आ गई? तो आज यहीं पे स्टॉप करता हूँ मैं क्लास। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। किसी को कोई सवाल पूछना है या क्लियर है किसी भी टाइप का? वॉइस से बोला करो, वॉइस से, मैसेज नहीं पढ़ पाता मैं। किसी को कोई डाउट है?